आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने? दामिनी की तबीयत कैसी है? अगर मुझे अब बता के जाते तो मैं रोकती भी नहीं। मुझे तुम रोक भी नहीं सकती। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपको कभी भी रोकूं या टोकूं, लेकिन ये जरूर सोचती हूँ कि बहू को अपना फर्ज समझाने वाले खुद अपना फर्ज कैसे भूल गए। मतलब? अगर कोई बात या कोई काम घर के किसी मेंबर से छुप के किया जाए, इसका मतलब यही होगा कि उसको घर का मेंबर नहीं समझा जाता, उस पर भरोसा नहीं है। मुझे इस बात का दुख है। दुख होगा, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया गया। दामिनी से मिलने में मुझे क्या दुख होगा? इसलिए कि तुम देवराज साहब की भांजी हो। और दामिनी किस्मत की मारी नहीं, देवराज साहब की मारी है। शायद हमारी हमदर्दी दामिनी से तुम्हें तकलीफ देती। वो कैसे? दामिनी की हमदर्दी में हम जब भी बातें करते हैं तो देवराज साहब के लिए कुछ शब्द निकल ही जाते हैं, और वो शब्द तुम्हें गाली की तरह लगते। इससे बड़ी गाली क्या हो? जब बहू को बहू नहीं बना पाए तो बेटी क्या बनाएंगे? तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे किसी भी जाती मामले में या मेरे मम्मी पापा के किसी भी फैसले पे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तभी इस घर में तुम खुश रह पाओगे, समझी? हेलो। तुषार की मार दो धारी तलवार। मोबाइल बंद करके चैन की नींद सो रहे हो? ये वक्त है क्या फोन करने का? नहीं, परेशान करने का। तुम्हारे मोबाइल में फोन करके थक गया, तब तुम्हारे लैंडलाइन में फोन लगाया। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तो फोन करने की क्या जरूरत है? मिल जाएंगे। मिले तो नहीं? जितना हो सका मैंने दिया ना, बाकी इंतजाम कर रहा हूँ। भाग तो नहीं रहा हूँ ना? भागे तो तुम दुबई से थे, अब कहीं नहीं भाग सकोगे मिस्टर अखिल। एक बात और सुन लो, मोबाइल हो या लैंडलाइन, पहले ही घंटे में हेलो होना चाहिए, वरना तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझे? अब ये बताओ, पैसों का इंतजाम कब तक होगा? हफ्ता गुजर गया। एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। अगर अब तुमने फोन किया ना तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, समझे? मैं कुछ नहीं करूंगा मिस्टर अखिल। वर्षा का फोन आ चुका है, वो भी आ रही है। आने दो। क्या हुआ? तुम क्यों उठ गई?
आपको देखकर आप क्यों जाते हैं? बस यूं ही नींद नहीं आ रही है। दिमाग में चिंता हो तो नींद कैसे आएगी? चिंता करना छोड़ दीजिए, देखिए कैसे नींद आती है। सो जाइए। कैसी बातें कर रही हो पद्मा? शरीर के लिए जितना जरूरी खाना है उतनी ही जरूरी चिंता भी है। उन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग चिंता करें। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, फिर किस बात की चिंता? मैं तो कहती हूँ कि ये चिंता नहीं है, अशांति है। मछली जिस तरह से जाल में फंसकर तड़पती है ना, वैसे ही इंसान मोह माया की जाल में फंसकर ऐसे ही तड़पता रहता है। मेरा मेरा आशियाना वैसे ही इंसान मोह माया की जाल में फंसकर ऐसे ही तड़पता रहता है। मेरी मानिए, इस जाल से बाहर निकल आइए। पद्मा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। वापस लौटना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं वापस लौटने की कोशिश भी करता हूँ तो उतने ही समय में मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मैं वापस लौटता हूँ तो मेरा रुतबा खत्म हो जाता है, लेकिन मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो मेरा रौब और बढ़ जाता है। अब तुम ही सोचो कि वापस लौटना अच्छा है या मंजिल तरफ बढ़ना। मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। हाँ रश्मि बेटा, बोलो कैसी हो? कल से बहुत परेशान हूँ मामा जी। क्यों, क्या हुआ? संडे को विवेक दामिनी को मिलने गए थे। क्या वो तुम्हें बता कर गया था? नहीं, बता कर जाते तो इतनी परेशान नहीं होती मैं। इसका मतलब उसके मन में खोट है। देखो रश्मि, उसके कदम दामिनी की तरफ बढ़ने लगे। अब बढ़ने लगे हैं तो एक न एक दिन वो उसके करीब हो जाएगा और तुमसे दूर। इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है मामा जी। तुम मेरी बात मानोगी? आपकी ही मानूंगी। देखो रश्मि, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारा उस पर पूरा अधिकार है, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। अभी से आवाज उठाना शुरू कर दो। तुम्हारे आवाज उठाने से अगर वो अपने कदम दामिनी की तरफ बढ़ा भी रहा है तो वो रुक जाएगी और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चुप रही तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और दामिनी की तरफ उसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी और वो बात तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। मामा जी, मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगी। डालना भी मत। इस खतरे को अपने आप से बचाने के लिए तुम्हें जो कदम उठाना है उठाओ। पुलिस बुलवाना चाहो तो पुलिस भी बुलवा लो और उसे जेल में डालना चाहो तो जेल में भी डालो। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम जो कदम उठाओगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन किसी भी तरह उसे दामिनी से दूर रखो वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रही हो? ओके बेटा, बाय। ठीक है मामा जी, बाय। क्या बात है? किसका फोन था? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अक्सर जब भी मैंने दामिनी के खिलाफ कुछ भी कहा है तुमने उसकी तरफदारी की है। जानना चाहोगे इसकी करतूत क्या है? अब क्या किया उसने? वो बेचारी तो पागल खाने में। बेचारी नहीं है वो, मनहूस है, मनहूस। उसी के कारण मुझे हार्ट अटैक आया, उसी के कारण मेरा पैसा बर्बाद हुआ, उसी के कारण बाजार में मेरी वैल्यू खत्म हो गई और अब उसी के कारण हमारी लाडली बेटी जैसी जो भांजी है उसकी जिंदगी खराब हो रही। अब इसमें रश्मि की जिंदगी क्यों खराब होने लगी? विवेक दामिनी से मिलने गया था रश्मि को बताए बगैर। ठीक है, मैं रश्मि को समझा दूंगी। कोई जरूरत नहीं,
कितनी आसानी से कह दिया तुमने। अरे कुछ समझ रही हो तुम? जब दुश्मनी होने के बाद दोस्ती वापस होती है तो वो दोस्ती बहुत ही पक्की दोस्ती होती है, वो कभी टूटती नहीं है। इसी तरह अगर विवेक की हमदर्दी अपने पुराने प्यार को जगा देगी तो वो रश्मि को भूल जाएगा। इस मामले में तुम रश्मि से कोई बात नहीं करोगी, मैं उसे समझा चुका हूं। वैसे बात तो परेशानी वाली है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि विवेक को क्या जरूरत थी दामिनी से जाकर मिलने की। यही सवाल तो मेरा भी है। अगर दामिनी के दिल में बदले की भावना पैदा हो गई तो विवेक से जानबूझकर भी दोस्ती कर सकती है। हो सकता है कि वो आप लोगों से बदला लेना चाहती हो। नागिन और जख्मी औरत का बदला बड़ा खतरनाक होता है। और वैसे भी आप लोगों ने दामिनी को इतने जख्म दिए हैं कि सबसे बड़ा जख्म तो आपने दिया। हमारे बेटे ने हरीलाल बनकर उससे शादी की, उससे आशियाना के कागजात पर दस्तखत करवाए और फिर वो कर गया। इस बात का बदला तो वो लेकर रही, लेकिन मैं इस बदले की आग में न ही अपने रश्मि को जलने दूंगी और न ही आपको माफ करूंगी और न ही दामिनी को। बड़ी अजीब औरत है ये तो। कब किसकी तरफ से बोल दे इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ तो करना होगा। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। हाँ, अब बनवारी हम सब मैं बात करता हूँ, अभी मुझे काम है। सर ये जेके बिल्डर्स का कोर्ट का एक्ट है। बैठो, कुर्सी ले लो। थैंक यू सर। विवेक, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, दामिनी की किस्मत अच्छी है या खराब? क्योंकि मैं एक तरफ हूं और मेरे अपने ही लोग एक तरफ हैं। आप देखो ना, मेरी पत्नी ही हमेशा दामिनी की तरफदारी करती रहती है। तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कौन अच्छा है कौन बुरा है ये किसी को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती है, तो किसी ने किसी को ये सोचने का अधिकार कैसे दिया? विवेक, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। इसका ये जवाब भी है और राय भी। राय? मैं कुछ समझा नहीं। हर इंसान का अंत मौत होती है और मौत ही इस बात का फैसला करती है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। जिस इंसान की मौत अच्छी आई वो अच्छा इंसान है और जिस इंसान की मौत बुरी आई वो बुरा इंसान है। खैर, वैसे हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। चलो, मैं ये मान भी लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों खुश तो हो? किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा रिश्ता रश्मि के साथ है तो मैं रश्मि के बारे में ही पूछूंगा ना। किसी और लड़की के बारे में मैं क्यों पूछूंगा? और मैं क्यों चाहूंगा कि तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ हो, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मेरी और रश्मि की शादी के बाद आप पहली बार पूछ रहे हैं कि तुम लोग कैसे हो। रश्मि का फोन आया था। आता रहता है। कल आया था। हाँ, कल भी आया था, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो तुम्हारी शिकायत कर रही थी। बस उसकी आवाज में थोड़ा सा दर्द मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्ही से पूछ लूं कि तुम दोनों ठीक हो। मैं खुश हूं, वो खुश है या नहीं ये बता नहीं, आप उसी से पूछ लीजिए। मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। समझदार है, रश्मि बहुत समझदार है। उसकी मामी ने उसे अपने घर से ही सब कुछ समझाकर भेजा है कि एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका असली घर उसके पति का घर ही होता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं बेटा कि फेरे लेते वक्त लड़की की ओढ़नी से लड़के की कमर में जो कपड़ा बंधा होता है उसमें एक गांठ होती है। उस गांठ का क्या मतलब है जानते हो? उस गांठ का मतलब है कि वो दोनों हमेशा हमेशा बंधे रहे।
दिल से, शरीर से, दिमाग से वो गांठ ना कभी खुले ना कभी टूटे। ये बात हमेशा पति पत्नी को ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी तो ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जिस तरह जीना चाहो जियो। मेरी बात का मतलब समझ गए? जी समझ गया अच्छी तरह से। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके। समझना ही पड़ेगा बेटा, समझना ही पड़ेगा, वरना मुझे अच्छी तरह आता है तुझे समझाना। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, 1 करोड़ लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है एक एंटी। दीदी, दीदी आप ये दवाई खा लीजिए। दो घंटे के बाद मैं कुछ हल्का फुल्का खाना बना दूंगी, वो आप खा लीजिएगा। 1 महीना टाइम टू टाइम दवा और खाना होगा ना तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। मोहन, मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर ये औरत है कौन, किस मिट्टी की बनी है। क्यों दीदी? जिस तरह से सेवा करती है ना, वैसे कोई काम वाली नहीं कर सकती, कोई अपना ही कर सकता है। दीदी, मानो तो सभी अपने हैं और न मानो तो अपने भी पराए। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है मोहन, लेकिन कभी कभी उसकी सेवा से बहुत डर लगता है। और कितने किस्से हुए भी हैं ऐसे। नौकर अपने मालिक की इतनी सेवा करता है कि पूरा विश्वास हासिल कर लेता है, उसके बाद उसे मारकर उसका सारा सामान लेकर भाग जाता है। अरे नहीं दीदी, ये क्या किसी को मारेगी या लूटेगी? ये खुद ही हालात की मारी हुई। उसकी जिंदगी की सारी खुशियां लुट चुकी, अब उसकी जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं। तुम तो उसके बारे में ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ जानते हो उसके बारे में। हाँ दीदी, क्योंकि उसने खुद अपना दुख दर्द मुझे बताया है। देखिए ना, बेचारी बेटी के होते हुए बे औलाद की जिंदगी जी रही है, प्यार की भूखी है, और यहाँ हमारे घर में उसे प्यार मिलता है, इसीलिए खुश रहती है, सबकी सेवा करती है। मोहन, अगर ये बात है तो फिर ठीक है। दीदी, यही सही बात है। और वैसे भी मैं किसी भी औरत को उठाकर ऐसे घर में थोड़ा ले आऊंगा। दीदी, वो कहता है ना कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और देखिए ना, भगवान ने देवकी को हमारे घर में बड़े सही वक्त पर भेजा। आज जब दामिनी भी बेसुध रहती है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो देवकी ही आप दोनों का ख्याल करती है ना। दीदी, आप दिमाग पर ज्यादा शोर मत डालिए और मुझ पर विश्वास रखिए। दामिनी, विद्या, दामिनी, विद्या, आज तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक है। देखो, आज हम तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आए हैं। हाँ, लो, खा लो, हमने अपने हाथों से बनाया है। ये क्या कर रही हैं आप? जी, खाना खिला रहे हैं। प्लीज मत खिलाइए, इन्हें यहाँ खाना दिया जाता है। पता नहीं डॉक्टर साहब, ये यहाँ खाना खाते भी होगी या नहीं। देखिए ना, इसकी हालत क्या हो गई है, कितनी बेसुध है। ऐसे में ये
अपने हाथों से खाना खाते भी होंगे या नहीं? मैडम ये सोचना हमारा काम है। आशियाना प्रायोजक नया रिन परफेक्ट शाइन नील, दे कपड़ों में एक समान सफेदी, और डाबर जन्म घुट्टी, रोजाना रखे मुन्ने के पेट की तकलीफें दूर।